नमस्कार साथियों, एक बार पुनः पिछली क्लास से हमने अगली क्लास में प्रवेश किया है। उसमें हम देखते हैं आगे से दोबारा से इसी के बारे में चर्चाएं करते हैं जो हम पहुंचे थे हमारी संवेदना इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान की ओर पहुंचे थे। हमने यहाँ इसमें पढ़ा था कि संज्ञानवाद जो है वो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय 1912 में उदय होता है। मैक्स वर्दिमर, कुर्टलेविन कॉलर होते हैं और इनमें संवेदना, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, संज्ञान और समस्या समाधान ये जो शोध होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और इसकी हमने जो चर्चाएं की थी वो की थी व्यवहारवाद से तुलना की थी इसकी, कि व्यवहारवाद में जो अधिगम होता है वो यंत्र में तो अधिगम होता है मशीनी की तरह। तो उसमें हम इस तरीके से पढ़ते पढ़ते आगे आ गए थे। आगे स्टार्ट करते हैं। हम इंद्रियों के से प्राप्त ज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे थे साथियों। देखिए, हमारा था संज्ञानवादियों में जो अधिगम की प्रक्रिया को समझना। संज्ञानवादियों के बारे में तो हमने चर्चा कर ली थी। अब देखिए, संज्ञानवादियों के अनुसार संज्ञानवाद के अनुसार अधिगम की प्राप्ति, वैसे हम अधिगम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे अधिगम की प्राप्ति कैसे। देखिए, संज्ञानवाद के अनुसार अधिगम की प्राप्ति हमारे पास 5 इंद्रियों के द्वारा अधिगम की प्राप्ति होती है। 5 इंद्रियों में देखिए हमारे पास सबसे पहले है आँख। आँख है। आँख के बाद मैं बात करूं आँख, कान, नाक, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये है साथी। हमारे सामने ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मान के चलिए इंद्रियां 5 की। और इनसे जो प्राप्ति होती है उसे हम कहते हैं संवेदना। क्या नाम दिया? संवेदना। संवेदना कहेंगे या इसको हम नाम देंगे मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान। इसे एक नाम और भी दे सकते हैं, मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान। इसे हम कहेंगे मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान, या हम कहेंगे इंद्रियों से प्राप्त होने वाला प्रथम ज्ञान, या हम इसे कहेंगे इंद्रियों से प्राप्त होने वाला प्रथम ज्ञान। अब समझो इसको। हमने संज्ञानवाद के बारे में चर्चाएं की। संज्ञानवाद में हमने कहा कि इंद्रियां होती हैं, वो इंद्रियों के अनुसार हमें प्राथमिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हमने यहाँ नाम दिया इंद्रियों की संख्या कितनी होती है साथियों? 5। कितनी होती है? 5। और 5 की हमने यहाँ पे चर्चाएं कर ली है। पहली हमारी जो इंद्रिय होती है वो होती है आँख। आँख से हमें प्राथमिक ज्ञान प्राप्त होता है। आँख जो होती है वो हमें दिखाने का कार्य करती है, और जो हम चीज़ देखते हैं, अब आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हम रटने से और समझने से नहीं सीखते,
जबकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं वो हम देखने से सीखते हैं। अब जो सीखते हैं, जिस अधिगम की हमें प्राप्ति हुई, जो चीज हमने सीखा, सीखने को तो हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर संज्ञानवाद में और समायोजन की क्या तुलना हुई, दोनों को आपस में क्या संबंध हुआ, आंख का समायोजन के साथ क्या संबंध हुआ। कुछ एक ऐसे शब्द हैं, कुछ एक ऐसी जगह हैं जिन्हें हम देखना पसंद कर रहे हैं, जानबूझ करके नहीं देख पा रहे, अपने आप के साथ क्या कर रहे हैं, समायोजन तो कर रहे हैं। कुछ एक ऐसे यानी अनहोनी हो रही है हमारी आंखों के सामने, लेकिन हम जानबूझ करके आंखों को फेर लेते हैं, और फेरने के बाद हमने क्या किया, उसके साथ समायोजन निकल किया है, क्योंकि हमने उसमें या तो हमें वो चीज़ देखने की क्षमता नहीं थी, या फिर उसके साथ लड़ने की क्षमता नहीं थी, या फिर हम ऐसा देखने के बाद अपने आप को सही समायोजित नहीं कर पा रहे थे। तो ये समायोजन है साथियों, पांचों इंद्रियों के साथ प्राणी का, इनके साथ प्राणी समायोजन कर भी लेता है। अब इसके बाद कान के साथ। अब कई बार क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे सुनने को मिलते हैं, कुछ ऐसी गालियां निकालते हैं लोगों में, लेकिन फिर भी हम उन्हें अनसुना कर देते हैं। अनसुना करने का कारण क्या था साथियों, अनसुना करने का कारण था समायोजन। अगर हम उन्हें अनसुना नहीं करते और अनसुना नहीं करते और उन बातों को अपने मस्तिष्क में बैठा लेते और मस्तिष्क में बैठा लेते, तो अपने आप को वो विचार, कई बार हमें कुछ ऐसे विचार हमारे जहन में आते हैं जो विचार हमें परेशान करते रहते हैं, और वो विचार आए किस कहाँ से, कान से आए, कान से हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करे हैं, और जब कान से वो विचार हमारे मस्तिष्क में प्रवेश किए हैं उन विचारों ने, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो विचार ही हमें परेशान कर रहे हैं। और जो वो विचार हमें परेशान कर रहे हैं, कान वाले कान से प्रवेश करके गए थे, और जब अगर हम उन्हें अनसुना कर देते, सुनते नहीं जानबूझ करके, तो क्या हम अपने आप को समायोजित महसूस करते कि नहीं करते। अब वो विचार हम लोगों ने सुने हैं, इसीलिए हम उस समायोजन की स्थिति में आए हैं। तो साथियों ये स्वरूप रहता है हमारा समायोजन का इंद्रियों के साथ। तीनों जो वाद हैं हमारे, सबसे पहले व्यवहारवाद है, उसके बाद मनोविश्लेषणवाद है, और तीसरा जो हमारा वाद जिसके बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं वो हमारा वाद है संज्ञानवाद। इन तीनों प्रतिमान का व्यवहारवाद के साथ ये समायोजन के साथ संबंध स्थापित रहता है। उसके बाद में देखिए, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला, इन पांचों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो इन्हीं से होती है साथियों। और इनसे प्राप्त होने वाला जो ज्ञान होता है उसे हम नाम देते हैं संवेदना। क्या नाम देते हैं, संवेदना। इसे हम कहते हैं मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान, या हम इसे दूसरा नाम देते हैं इंद्रियों से प्राप्त होने वाला प्रथम ज्ञान। हमें ज्ञान की प्राप्ति, हमारा अधिकतर जो सौभाग्य है, हमारा जो अधिकतर जो स्वरूप है, वो इंद्रियों के साथ ही चलता रहता है। इंद्रियां ही हमें ज्ञान की प्राप्ति करवाती हैं, अधिकतर ज़्यादातर ज्ञान की प्राप्ति करवाने का काम तो करती हैं। सबसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कराने का कार्य ये करती है। हमारे शरीर में सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को त्वचा है ना, हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, किसी ने टच कर दिया, टच करते ही हमारे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरा शरीर में वो बात बता देगा मस्तिष्क कि हाँ किसी ने क्या किया है, टच किया है। तो उसे हमने क्या कहा, संवेदना। कहने का तात्पर्य, विद्यार्थियों ध्यान से समझिए कि इंद्रियां जो है, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला जो प्रथम ज्ञान होता है, सबसे पहले जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम नाम देते हैं संवेदना। क्या नाम देते हैं, संवेदना। संवेदना के बाद हमारे जो सामने आता है उसे हम कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। क्या कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण। संवेदना के बाद में जो शब्द आता है हमारे सामने, उस शब्द को हम नाम देते हैं प्रत्यक्षीकरण। पहला है संवेदना, दूसरा है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण को फिर 3 भागों में बांटा जाता है। प्रत्यक्षीकरण को कितने भागों में बांटा जाता है, 3 में। पहला है नाम, दूसरा है पहचान, और तीसरा है व्याख्या। पहला क्या है साथियों, नाम, दूसरा पहचान, और तीसरा क्या है, व्याख्या। इन 3 रूपों में प्रत्यक्षीकरण को रखा जाता है, नाम, पहचान और व्याख्या के रूप में। उसके बाद में साथियों प्रत्यक्षीकरण जो है वो संज्ञान की ओर बढ़ाता है। उसी क्रम में सबसे पहले हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे हमने नाम दिया संवेदना। संवेदना ने कहाँ भेजा, प्रत्यक्षीकरण के बाद। प्रत्यक्षीकरण ने कहाँ भेजा,
प्रत्यक्षीकरण ने भेजा संज्ञान के पास। प्रत्यक्षीकरण ने कहा भेजा संज्ञान के पास, और प्रत्यक्षीकरण ने संज्ञान के पास भेजा तो संज्ञान के पास भेजते ही प्राणी में जगी सूझ। क्या जगी? सूझ। संज्ञान ने किसके पास भेजा? सूझ के पास। अब संज्ञान ने भेजा सूझ के पास, तो सूझ के पास भेजते ही प्राणी को हुआ समस्या का समाधान। प्राणी को क्या हुआ? समस्या का समाधान। सूझ के पास भेजते ही प्राणी को हुआ समस्या का समाधान, और जैसे ही प्राणी को समस्या का समाधान हुआ तो उसकी प्राप्ति, फिर जो समस्या का समाधान हुआ उसे हमने नाम क्या दिया? आदिगम। ये हमने जो नाम दिया ये उस प्रतिमान में शामिल होता है। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या थी? 5 इंद्रियां। इंद्रियों से प्राप्त हुआ ज्ञान, और जो प्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ उसमें उसे हमने नाम क्या दिया? संवेदना। और संवेदना जो नाम हमने दिया, और संवेदना से किसकी ओर गई? प्रत्यक्षीकरण की ओर। प्रत्यक्षीकरण को हमने 3 भागों में विभाजित किया। पहला हमारे सामने है नाम, दूसरा है पहचान, और तीसरा है व्याख्या के रूप में। और फिर वो चीज कहाँ गई? संज्ञान के पास। फिर समस्या समाधान हो गई। अब कहोगे कि सर इस तरीके से तो समझ में नहीं आया। अब नहीं आया तो एक एग्जाम्पल देखिए कि ये एक प्राणी है, मान लीजिए ये एक प्राणी है और ये सोया हुआ है, और जब ये सोया हुआ है ये प्राणी, तो सोया हुआ इसके ऊपर मान के चलिए कोई सांप की तरह कोई आकृति आकर के गिरती है, और इसके ऊपर सांप की तरह आकृति आकर के गिरती है। सोया हुआ है, अचेतन स्वरूप में है, इसका मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी जो इंद्रियां हैं, मैंने कहा सबसे पहले हमें जो ज्ञान देने का काम करती है वो इंद्रियां करती हैं। अब इसके ऊपर आकर के जो गिरा सांप की तरह, ये अचानक से उठता है और उठ करके कहता है कि मेरे ऊपर से कुछ सांप की तरह चल करके गया, जबकि उसने देखा नहीं है। अब ये बताने का काम किसने किया? त्वचा ने किया। सबसे पहले ज्ञान किसने करवाया? त्वचा ने। अब त्वचा ने क्यों करवाया? क्योंकि उसके ऊपर से चल करके गया था, उसके शरीर की बॉडी के ऊपर से चल करके गया था, तब उसे महसूस हुआ कि कुछ सांप की तरह चल करके गया है। अब पहला ज्ञान जिसे हमने क्या नाम दिया? संवेदना। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला प्रथम ज्ञान, मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान जिसे हम नाम देते हैं संवेदना। अब क्या हुआ? हम उसको कहाँ पहुंचाएंगे संवेदना के बाद? प्रत्यक्षीकरण। अब वो उठा, उसने बल्ब को ऑन किया, ऑन करके उसने कहा, उसने उस चीज को प्रत्यक्षीकरण यानी उसको देखा, देखते उसने नाम दिया। क्या नाम? कि वो पहले तो कह रहा था कि इस तरीके का सांप की तरह आकृति थी, वो जा रहा था, तो वो त्वचा बताया। उस ये जानकारी किसने दी? त्वचा ने। और फिर प्रत्यक्षीकरण हुआ, उसने उसको देखा तो उसने नाम दिया कि ये क्या है? सांप की तरह था। और फिर क्या हुई? पहचान। उसने देख लिया कि ये रियल में क्या है? सांप है। और फिर उसने क्या कर दी? उसकी व्याख्या कर दी कि इसके खाने से तो प्राणी मरेगा या जिएगा। ये चीजें कहाँ से हुई? प्रत्यक्षीकरण से। फिर क्या हुआ? उसने उन चीजों को लेकर के गया संज्ञान में, उसके संज्ञान में लेकर के गया। ज्ञान के विस्तारित रूप को हम संज्ञान कहते हैं। और संज्ञान में लेकर के गया उस चीज को, और संज्ञान में ले जाने के बाद उसे पता चला कि इससे मौत होती है कि नहीं होती, इसका जहर आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। संज्ञान में ले जाने के बाद उसे सूझ जगी। सूझ अचानक से जगती है। हमारे सामने जब कोई समस्या आती है तो हम उन समस्याओं से बचने के लिए हमारे मस्तिष्क में सूझ जगाती है। जैसे अचानक कई बार फैसले ले लिए जाते हैं, हम मार्केट में चलते चलते अचानक से गली में मुड़ जाते हैं, आगे पुलिस वाला मिल जाता है हमें, वो हमारी सूझ काम करती है। उस सूझ की वजह से ही हम उस गली में प्रवेश करके गए हैं। तो अब यहाँ संज्ञान से सूझ जगी, और सूझ जगने के बाद हमने क्या किया? कोई धागा बांधा कि जहर आगे नहीं फैलना चाहिए, और उस सूझ से या धागा बांधा या हमने कोई और हमारे उस यानी जो सांप हमने खाया था उसका हमने कोई और इलाज किया। और इलाज किया वो किसकी वजह से किया? संज्ञान और सूझ की वजह से किया। और जब सूझ जगी तो हमारी जो समस्या थी उस समस्या का क्या हुआ? समाधान हुआ। और समस्या का समाधान होना ही क्या कहलाया साथियों? अतिगम कहलाया। ये किसके अनुसार था? संज्ञानवादी प्रतिमान के अनुसार था। हम समायोजन में 3 प्रतिमान पढ़ चुके हैं। पहला जो प्रतिमान था हमारा व्यवहारवादी प्रतिमान था, दूसरा जो प्रतिमान था वो मनोविश्लेषणवादी प्रतिमान था, और तीसरा जो प्रतिमान है हमारा वो है संज्ञानवादी प्रतिमान।
ये पहला जो ज्ञान हम प्राप्त होगा वो इंद्रियों से, और उस इंद्रियों से प्राप्त होने वाले ज्ञान को हम संवेदना कहेंगे। संवेदना से प्रत्यक्षीकरण में भेजेगा, प्रत्यक्षीकरण को 3 रूपों में हमने बांटा, नाम, पहचान और व्याख्या में, और फिर वो भेजेगा संज्ञान में, और संज्ञान से सूझ, और सूझ से किसी समस्या का समाधान होगा, और समाधान होना ही क्या कहलाएगा साथियों? अधिगम कहलाएगा। तो ये स्वरूप रहता है हमारा ये संज्ञानवादी प्रतिमान के अनुसार। तो हमारे समायोजन में प्रतिमान कितने हुए? 3। पहला प्रतिमान कौन सा हुआ? व्यवहारवादी प्रतिमान। दूसरा हमारा प्रतिमान कौन सा हुआ? मनोविश्लेषणवादी प्रतिमान। व्यवहारवादी प्रतिमान में हमने 4 शब्दों को चुना है कि प्राणी जो है पुनर्बल, उद्दीपक, अनुक्रिया और अभिप्रेरणा, ये चारों शब्दों के साथ जुड़ा रहता है व्यवहारवादी प्रतिमान में। उसके बाद मनोविश्लेषणवादी प्रतिमान में, मनोविश्लेषण प्रतिमान में क्या होता है कि प्राणी समायोजन, हमने 3 चीजों को पढ़ा था। मनोविश्लेषणवादी प्रतिमान को एक बार पूरा दोहरा देता हूँ। हमने 3 चीजों को पढ़ा था, ईड, ईगो और तीसरा सुपर ईगो। ईड को हमने कहा था इदम, दूसरा हमने कहा था अहम, और तीसरा हमने कहा था परा या परम अहम। फिर इसको हमने कहा था अचेतन, इसको हमने कहा था अर्धचेतन, और फिर इसको हमने नाम दिया था चेतन। अब क्या है कि ये हम कहेंगे कि तीनों चेतना के रूप है, बिल्कुल गलत बात साथियों। ये जो है ना, ये तीनों मनोविश्लेषणवाद के अनुसार, सिगमंड फ्रायड और अन्ना फ्रायड के अनुसार, सिगमंड फ्रायड जो था, कई बार क्या होता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको प्राणी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं दिलवा पाता। जिस तरीके से अकबर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि अकबर तो एक बहुत बड़ा विद्वान था। अकबर विद्वान नहीं था, उसकी पुत्री जो थी वो विदुषी थी, जो उसे योजनाएं बना बना करके देती थी आगे की, वो गाइड उसको करती, तब जाकर के अकबर उसके कार्य करता था। उसी तरीके से सिगमंड फ्रायड के जो कार्य थे उनको प्रसिद्धि सिगमंड फ्रायड ने नहीं दिलवाई, जबकि उनकी पुत्री अन्ना फ्रायड जो थी और उनके जो शिष्य थे कार्ल यूंग, उन दोनों ने मिलकर के उस सिगमंड फ्रायड के कार्यों को प्रसिद्धि दिलवाई थी। सिगमंड फ्रायड ने ये 3 रूप दिए थे चेतना के, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। अब यहाँ पे ये जो भाग जोड़े गए, ईड, ईगो और सुपर ईगो, इदम, अहम और परम अहम, ये साथियों व्यक्तित्व के रूप है। किसके रूप है? व्यक्तित्व के रूप है। ये किसके साथ जुड़े रहते हैं? मस्तिष्क के साथ जुड़े रहते हैं, चेतना के रूपों के साथ जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे ईड, ईगो और सुपर ईगो, ये हम मनोविश्लेषणवाद में पढ़ते हैं। अब एक हमारे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों के सामने यहीं से आ जाएगा, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो रीड 3rd ग्रेड या एचएड जो पीआरटी लेवल में कर रहे हैं, उनमें से पहला क्वेश्चन तो इन्हीं में से 9 शब्दों में से पूछा जाता है, और ये सामान्य क्वेश्चन है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, नॉर्मल सा क्वेश्चन देखिए कि वर्तमान मनोविज्ञान में चेतना के किस भाग का अध्ययन किया जाता है? अब कहोगे कि सर ये ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए मैं यहाँ लिखूं चेतन, बी यहाँ लिखूं अर्धचेतन, सी यहाँ लिखूं अचेतन, और डी लिखूं अर्धचेतन और अचेतन। क्वेश्चन सामान्य क्वेश्चन है, हमने तो मनोविश्लेषणवाद के बारे में सारा पढ़ा था, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं दूर रह गए सिलेक्शन से। क्या कारण क्या रहा कि हमने ये क्वेश्चनों के बारे में सही तरीके से नहीं पढ़ा। अब समायोजन में भी ये क्वेश्चन आता है, मनोविश्लेषणवाद में भी ये क्वेश्चन शामिल किया जाता है, और अधिगम में भी इसको शामिल किया जाता है कि वर्तमान मनोविज्ञान में चेतना के किस भाग का अध्ययन किया जाता है। अब साथियों, हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा था कि जो चेतना सिगमंड फ्रायड के अनुसार ही देखते हैं कि उन्होंने एक प्रयोग किया था बर्फ के टुकड़े के ऊपर, कि उसका 90% जो भाग था वो पानी के अंदर था, 10% जो भाग था वो चेतन का था, और ये जो बीच का जो भाग था वो अर्धचेतन को रखा गया था इन्होंने। तो हमने समायोजन में अच्छे तरीके से पढ़ा था। समायोजन में हमने पिछली जो क्लासें थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था एक रूम बना करके। देखिए
पिछली क्लासों में मैंने आप लोगों को बताया था अचेतन, चेतन और अचेतन के बारे में कि हमारा जो स्वरूप रहता है वो इस तरीके का रहता है कि ये जो स्वरूप है ये अचेतन का भाग होता है और ये अर्धचेतन का होता है और ये चेतन का होता है। ये बीच का द्वार होता है साथियों। और यहाँ पे प्राणी की क्या होती है, इच्छाएं होती हैं, प्राणी की आवश्यकताएं होती हैं, प्राणी आनंद की अनुभूति चाहता है, प्राणी की यौन क्रियाएं होती हैं, मैंने पिछली क्लास में बता दी हैं ये चीजें। यौन क्रियाएं होती हैं, प्राणी की अगणितीय गहराई होती है, इसकी अगणितीय गहराई होती है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि अचेतन मस्तिष्क में होती है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क का 90% होता है। और ये क्या होती है कि हमारा ईगो हर्ट होता है, इसको हमने क्या नाम दिया है, ईगो दिया है। चेतन को हमने क्या दिया है, ये सुपर ईगो दिया है, सुपर ईगो। और यहाँ हमने क्या दिया है, ईग दिया है, जिसे हमने क्या व्यक्तित्व पे जोड़ा, अहम, ईगो, ये अहम नहीं, सॉरी, इदम, अहम और पराअहम, इनसे। अब क्या होता है, हमारा ईगो जो ये होता है, एक द्वार होता है, ये प्रवेश द्वार होता है। यहाँ पे हमारी 90% चीजें वो इस अचेतन मस्तिष्क में रहती हैं और ये यहाँ से इस द्वार को तोड़ने के पश्चात चेतन में आने का प्रयास करती हैं। जो हमारी यौन क्रियाएं हैं, आनंद की अनुभूति है, इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, यौन क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं यहाँ प्रवेश करती हैं और वो क्या करती हैं, चेतन में आने का प्रयास करती हैं। जब हमारा ईगो हर्ट हो जाता है तो वो चेतन में आ जाती हैं और चेतन में आने के पश्चात वो क्रियाएं क्या होती हैं, प्राणी को एक उनका जो सही रास्ता होता है, सही मार्ग होता है, उसको भटकाने का प्रयास करती हैं। तो ये अगर इसमें रहेंगी, चेतन में रहेगी, ये द्वार नहीं तोड़ेगी, ईगो को हर्ट नहीं करेगी, एक चेतन में नहीं आएगी, अर्ध चेतन से चेतन में प्रवेश नहीं करेगी, तो प्राणी क्या रहेगा, समायोजित स्थिति में रहेगा। क्योंकि प्राणी किस में रहेगा, समायोजन में रहेगा। और जब ये चीजें यहाँ आ गई चेतन में, तो प्राणी किस में चला जाएगा, वो समायोजन में चला जाएगा। अतः हम कहेंगे कि समायोजन की कुंजी किसे कहते हैं, समायोजन की कुंजी अचेतन मस्तिष्क को कहते हैं। क्योंकि द्वार कौन हुआ इसका, समायोजन को रोकने वाला कौन हुआ, अचेतन हुआ। क्योंकि ये चीजें अगर यहाँ आएंगी तो ही प्राणी को समायोजन की स्थिति में आएगा, अगर यहाँ रहेगा तो समायोजन ही रहेगा। क्योंकि वो जब वो इसको तोड़ करके ईगो हमारा हर्ट होगा, ईगो जब हमारा तालमेल बनाने का काम यही करता है, ये कहता है कि ये चीजें यही सही है और ये यही सही है, क्योंकि ये चीजें अगर यहाँ आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो रोकने वाला काम किसने किया, अचेतन में। समायोजन की कुंजी किसे कहते हैं, अचेतन को। 90% भाग किसमें है, अचेतन में। तो वर्तमान मनोविज्ञान किसका अध्ययन करेगा, वर्तमान मनोविज्ञान अचेतन का अध्ययन करेगा। साथियों हम क्या करते हैं, अर्धचेतन और अचेतन ऑप्शन भी है इसमें, हम चेतन के बारे में भी जानते हैं। वर्तमान मनोविज्ञान जो है वो अचेतन का अध्ययन करता है, क्योंकि यहाँ पे 90% जो शामिल है वो हमारी किसमें शामिल रहती है, अचेतन में रहती है। तो वर्तमान मनोविज्ञान में वर्तमान क्वेश्चन हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट भी है कि वर्तमान मनोविज्ञान में चेतना के किस भाग का अध्ययन किया जाता है। तो साथियों अचेतन भाग का अध्ययन किया जाता है, ये क्वेश्चन याद रखना है। और वर्तमान मनोविज्ञान में अचेतन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन में सबसे ज्यादा जो कार्य करने वाले थे सिगमंड फ्रायड थे, जबकि चेतन और अर्धचेतन पे कार्य करने वाले कार्ल जुंग थे। और कार्ल जुंग ने चेतन और अचेतन पे कार्य किया था। उसके बाद में देखिए, ये तो हुए थे हमारे समायोजन के प्रतिमान, समायोजन के प्रतिमान के बारे में हमने पढ़ा था। अब हमारे सामने अगला आता है अच्छे समायोजन की विशेषताएं। अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है अच्छे समायोजन की विशेषताएं। अच्छे समायोजन की विशेषताओं में देखिए, मैं कुछ समायोजन की विशेषता यहाँ लिख रहा हूं। सबसे पहला मैं यहाँ लिखूंगा अनुकूलन। सबसे पहला हमारे सामने क्या है, अनुकूलन है। उसके बाद में समाज के प्रति जागरूकता। ये जो है, ये अभी लिख रहा हूं, ये आप लोगों के बीएड में बीएसटीसी के जो थ्योरी एग्जाम होंगे उनमें ये चीजें काम आएंगी। इससे जस्ट पहले मैंने जो चीजें बताई हैं वो आपके कंपटीशन में एग्जाम में काम में आएंगी, बीएसटीसी में भी काम में आएंगी, बीएड में भी काम में आएंगी। ये अच्छी समायोजन की विशेषताएं। समाज के प्रति जागरूकता, समाज के प्रति जागरूकता।
उसके बाद में समाज के अच्छे व्यवहार में सूझ और मूल्यांकन, अच्छे व्यवहार में सूझ एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया दर्शाते हैं। अच्छे व्यवहार में सूझ और मूल्यांकन की प्रक्रिया दर्शाते हैं। आत्मसम्मान के साथ दूसरों का सम्मान करते हैं। समायोजित प्राणी क्या करते हैं? आत्मसम्मान के साथ दूसरों का समायोजन करते हैं। आत्मसम्मान के साथ दूसरों का क्या करते हैं? समायोजन करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं। उसके बाद में देखिए, आत्मसम्मान के साथ दूसरों का सम्मान करते हैं, दूसरों में दोष नहीं देखते हैं, दूसरों में दोष नहीं देखते, दूसरों में दोष नहीं देखते। लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। लक्ष्य क्या होते हैं? स्पष्ट होते हैं। संवेदी समझ विकसित होती है, संवेदी समझ विकसित होती है। ये क्रियाएं रहती हैं हमारे अच्छे समायोजन की विशेषताओं में। अगर हम चर्चाएं करें तो अच्छे समायोजन की विशेषताओं में देखिए, हमारा अगला बिंदु है जो हमने स्टार्ट किया है। अच्छे समायोजन की विशेषताओं में ये चीज़ें आती हैं हमारे सामने कि अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है वो अच्छी होती है, समाज के प्रति जागरूकता होती है, और अच्छे व्यवहार में सूझ एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया दर्शाते हैं। और उसके बाद मैं कहूँ कि आत्मसम्मान के साथ दूसरों का सम्मान करते हैं, और दूसरों में दोष नहीं देखते हैं, लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, और संवेदी समझ विकसित होती है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इसी अच्छे समाज की विशेषताओं को हम अगले वीडियो में अच्छे तरीके से समझाएंगे। आशा और उम्मीद यही करेंगे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, अच्छे तरीके से आप लोगों ने अध्ययन करेंगे इनका। धन्यवाद।